Principal of the Prime Minister College of Excellence, Government Madhav College, Ujjain, Professor Vimal Rar, Director of UGC MMTTC at SGTB Khalsa College, University of Delhi, other members of the organizing and technical team, and last but not the least, dear participants from all over the country. It's a great honor and a privilege to have this opportunity to deliver this keynote address at a very special webinar being organized by this college under the sponsorship of Department of Higher Education of the Madhya Pradesh government. Other day when Professor Kalpana Singh approached me for this talk, I was very happy because, not many institutions are concerned so much about what changes are taking place in the education scenario. And when she says that we want this seminar on outcome-based education, that shows that her concern that the teachers of the colleges and other places, they should be equipped with what is going on in higher education. So I'm very happy that this program is being organized. Although this is going to be just giving you an overview, but still, why the world is talking about outcome-based education? Why do we need it? And what role teachers have to play in the effective implementation of outcome-based education? All these things we will discuss. So before I start the talk, let me share my screen and a small request to all of you. Please keep your videos on. That looks nice. Otherwise, it looks so impersonal. So this is the title of my talk, Towards Outcome-Based Education in India in the 21st Century, Challenges and Opportunities. This entire talk is based on my conceptualization and experience. And in this talk, first thing which I will cover is what constitutes quality education in the 21st century. आज के जमाने में क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, और फिर आउटकम बेस्ड एजुकेशन का इसके साथ क्या रिलेशन है, ये हम पहले स्टडी करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है? देखिए, एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। एजुकेशन से आप लर्न करते हैं, और एजुकेशन रेलेवेंट और क्वालिटी का तभी माना जाएगा when it is able to serve the needs of the changing society. जैसी जैसी सोसाइटी की नीड्स हैं, उसके हिसाब से एजुकेशन को बदलना पड़ता है। और 21st सेंचुरी में वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 और 5 चल रहे हैं, और सोसाइटी की नीड्स बदल रही हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है वो ये है कि जॉब लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये देखिए, एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है जो इस साल पब्लिश हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से।
ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 2030 तक, अगले 5 सालों में 170 मिलियन नए जॉब्स आएंगे और 92 मिलियन जो पुराने जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो टोटल ऑल 78 मिलियन जॉब्स नेट गेन होगा। ये नहीं, ये इस साल की रिपोर्ट है। और कौन से जॉब आएंगे देखिए, ये वाले जॉब्स डिमांड में होंगे। डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। और कौन से जॉब खत्म हो जाएंगे? डेटा एंट्री क्लर्क्स, सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट, मशीन्स, रिपेयरर्स, मैकेनिक्स, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और देखिए, ऑल दोज जॉब्स, ये अब कहा जाता है, वो सारे जॉब जो रेपिटिटिव या प्रिडिक्टेबल नेचर के हैं, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो सारे जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आइदर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। ये पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ह्यूमंस और रोबोट्स वर्क कर रहे हैं टुगेदर। तो ऐसा सिनेरियो आने वाला है। और इवन वर्कर्स की जो कोर स्किल्स हैं, कोर स्किल्स का मतलब असेंशियल स्किल जो कि हर एक आदमी में होनी चाहिए, वो भी बदल रही है। आने वाले समय में हर एक के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग, रिजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एटसेट्रा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और अब मैसेज ये जा रहा है कि स्किल्स आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्रीज। ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन बन रहा है। ये देखिए, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आजकल लोगों को रिक्रूट कर रही हैं। दे आर हायरिंग देम विदाउट डिग्रीज, दे आर लुकिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स। रूल्स ऑफ द गेम बदल रहे हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं? कुछ स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग से लोगों को रिक्रूट करती हैं। पहले ऐसा कभी नहीं सुना था, पर अब ये हो रहा है। और ये एक फोर्ब्स रिपोर्ट है, ये एक वर्ल्ड की बहुत फेमस मैगजीन है। और ये कहा गया है कि जो स्किल की बेस पे लोगों को जो रिक्रूट किया जाता है, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेदर देन सिलेक्टिंग देम ऑन एकेडमिक क्रेडेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कहा जाता है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who learn more and more skills and combine them in creative ways। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप सबको आने वाले समय में मल्टी हाइफनेट पर्सन बनना पड़ेगा। मल्टी हाइफनेट का मतलब मल्टी स्किल्ड पर्सन। और दिस इज पॉसिबल थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये कभी मत सोचिए कि मैंने एमए या एमएससी और पीएचडी कर ली और मेरी एजुकेशन खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। आपको लर्न करता रहना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये जो सोसाइटी की नीड्स बदल रही हैं, सो क्वालिटी एजुकेशन हैज टू टेक इनटू अकाउंट दीज। और इसलिए 21st सेंचुरी में क्वालिटी एजुकेशन ये है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए। आज के जमाने में क्वालिटी एजुकेशन शुड फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स: नॉलेज, डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और प्रैक्टिकल। 21st सेंचुरी स्किल्स, और फिर डोमेन स्पेसिफिक स्किल, सम स्किल्स विच आर स्पेसिफिक टू योर डिसिप्लिन, और फिर योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ऑल दैट। देखिए, जब हम स्टूडेंट होते थे तो एजुकेशन का फोकस ज्यादातर नॉलेज पे होता था। आज के जमाने में ये तीनों चीजें जरूरी हैं। अगर हम बच्चों को ये तीनों चीजें नहीं दे रहे तो हम उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। और ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं आदमी की कॉम्पिटेंस। आप किसी भी जॉब में चले जाइए, आपकी कॉम्पिटेंस इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी: नॉलेज, स्किल्स और पर्सनैलिटी पे।
एक में भी अगर आप कमजोर होंगे तो आपकी कॉम्पिटेंस अफेक्ट होगी। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इसलिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज देखिए, मैंने लिखा है कि नॉलेज शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी। ये एक नई डेवलपमेंट है जो आप सबको देखना है, खास तौर पे टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी। आज के जमाने में इंटरडिसिप्लिनरिटी इज द नीड ऑफ द आवर। डोंट टीच और लर्न सब्जेक्ट्स इन आइसोलेशन। ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ केमिस्ट्री का ध्यान, केमिस्ट्री का कनेक्शन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज आर मैन मेड डिपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स हमने बनाए हुए हैं। नॉलेज इज होलिस्टिक। और कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते जस्ट विद द नॉलेज ऑफ वन डिसिप्लिन। याद रखिए इस चीज को। तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात होती है कि आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट डिसिप्लिन्स के पर्सपेक्टिव से देखो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। And that is why it is said innovation today is no longer confined to single disciplines. It thrives at the intersection of diverse fields. जब अलग अलग फील्ड्स इकट्ठी होती हैं तो नए सॉल्यूशंस इमर्ज हो जाते हैं जो कि कभी किसी ने सोचे भी नहीं होते। देखिए ये एग्जांपल देखिए, आजकल लोग स्मार्ट वॉचेस वियर करते हैं। स्मार्ट वॉचेस के पीछे ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ये गूगल मैप्स हम यूज करते हैं अपनी व्हीकल्स में, इवन डे टू डे लाइफ। इनके पीछे देखिए कितने डिसिप्लिन इन्वॉल्व है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इनके पीछे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स और लॉ। तो ये सारे इनोवेशन क्यों आए? बिकॉज डिफरेंट सब्जेक्ट्स केम टुगेदर। तो इसलिए ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एजुकेशन ये होनी चाहिए। अब एक पॉइंट यहां और आता है कि स्किल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है 21st सेंचुरी स्किल्स और डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स। अब आप कहोगे कि ये क्या होती हैं और दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स या 21st सेंचुरी स्किल्स? ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर सक्सेस के लिए, लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स आर बिकमिंग मोर असेंशियल इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। आज के जमाने में हम सब में 21st सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं तो आप किसी भी कैरियर को ले लें, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है और थोड़े टाइम के बाद वो आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स हमेशा रहेंगी। और 21st सेंचुरी स्किल्स तीन कैटेगरीज में आती हैं, देखिए, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। और ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड सब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लर्निंग स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। लिटरेसी स्किल्स में इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी। और लाइफ स्किल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल स्किल्स। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करें तो ये 12 स्किल्स बनती हैं। ये आप सबके लिए मस्ट है। दे विल एलिवेट योर जॉब परफॉर्मेंस। ये पर्सनल स्किल्स हैं। यू कैन नॉट हैव मशीन विद दीज स्किल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रेप्लीकेट देम। सिर्फ इंडिविजुअल्स होल लेग के अंदर हो सकती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी में कि दीज स्किल्स आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। और ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब ये कहा जाता है कि हर एक स्टूडेंट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हर एक आदमी इस कंट्री का हो, वो एनालिटिकल थिंकर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, ये सारी स्किल्स यहां डाली हुई है। तो ये एक पॉइंट आप सब टीचर, स्टूडेंट्स, रिसर्चर सबको पता होना चाहिए। और अगर हमारे बच्चों में या हम में
21st सेंचुरी स्किल्स नहीं होंगी तो ये हमारी प्रोग्रेस को हिंडर करेगी। सबसे बड़ी बात है, पता नहीं चलता कि हमारी प्रोग्रेस हिंडर इनकी वजह से हो रही है, पर होती हैं। ये मैंने अभी पिछले साल नवंबर में सीएसआईआर के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक आप आर्टिकल लिखिए स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। पर्सनैलिटी पे दीज थ्री बिकम द लर्निंग नीड्स। और ये तीनों चीजें हम कैसे एक्वायर करते हैं? करिकुलम बनाते हैं, टीचिंग लर्निंग करते हैं और असेसमेंट करते हैं। उससे हम ये तीन चीजें बच्चों में आती हैं और इससे उनकी कॉम्पिटेंस डिटरमिन होती है। अगर हम आज के युग में बच्चों में ये तीन चीजें इनकलकेट नहीं कर रहे तो वी आर मिस एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, एंड ए चाइल्ड मिस एजुकेटेड इज ए चाइल्ड लॉस्ट। आप अपनी क्लासेस पूरी ले रहे हैं, सारा कोर्स खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है अगर आप ये तीन चीजों पे जोर नहीं दे रहे। और अब क्वेश्चन आता है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहां से आ गया? देखिए, एजुकेशन से ये तीन चीजें आप लर्न करते हैं, नॉलेज, स्किल्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो जो आउटकम्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो इन तीन चीजों का मिक्सचर है। क्वालिटी एजुकेशन और आउटकम बेस्ड एजुकेशन का ये रिलेशन है। सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज एन एजुकेशन सिस्टम वेयर एवरीथिंग, टीचिंग, assessment, curriculum, everything is planned to achieve specific outcomes. The focus is not just on teaching. Focus is what students are able to do after learning. That is the whole crux of outcome based education. डिग्रीज का क्या मतलब होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े? आज के जमाने में लोग क्या चाहते हैं कि आपने जो जो भी पढ़ा उसकी बेस पे आप कर क्या सकते हो। दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ये थिंकिंग है कि हमें ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं करने, हमें कैपेबल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग। आप जैसे मर्जी पढ़ाइए, अगर बच्चों में आउटकम्स नहीं आएंगे तो फायदा क्या? आप फ्लेक्सिबल मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में आउटकम्स आने चाहिए। और फिर असेसमेंट का जो सिस्टम है आपका, वो भी ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम्स जो आप कंडक्ट करेंगे उन सब में बच्चों की एप्लीकेशन एबिलिटी को टेस्ट करें, अप्लाई कितना कर सकते हैं, रेदर देन की रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन। सो दीज आर द की थिंकिंग बिहाइंड द आउटकम बेस्ड एजुकेशन। और एक चीज याद रखिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज द डेस्टिनेशन। और इस डेस्टिनेशन को अचीव कैसे करेंगे? कौन सी पेडागोजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी? दैट इज द लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी। लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी इज गोइंग टू बी द पाथवे। अब क्वेश्चन आता है, आई कम टू पार्ट सेकेंड, कि टीचिंग लर्निंग कैसे करनी है आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए। तो ये लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी पे ज्यादा फोकस हम करेंगे। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? पेडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आप क्लास में जो भी मेथड और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छी तरह से लर्न कर पाए, वो सब पेडागोजी में आ जाता है।
आप कैसे लेसन को प्लान करते हैं, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, आप कैसे एग्जाम या क्वेश्चन उनको डालते हैं, ये सब कुछ पेडागोजी में आता है। पेडागोजी मेनली दो तरह की होती है, टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक। हमारी कंट्री में ज्यादातर हम टीचर सेंट्रिक पेडागोजी को फॉलो करते आए हैं। टॉक एंड चॉक मेथड, कई लोग डिक्टेट करा देते हैं, कई लोग डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाते हैं, वो सारा टीचर सेंट्रिक है। टीचर सेंट्रिक मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इट इज लाइक वन साइज फिट्स ऑल। ये मानता है कि भाई हर एक स्टूडेंट्स विल लर्न इन आइडेंटिकल फैशन, दैट इज रॉन्ग। सम में बी स्लो लर्नर, सम में बी फास्ट लर्नर, सम में बी एवरेज लर्नर्स। इसलिए लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी की आज के जमाने में जरूरत है, और लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी की तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। कैसे लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी और कैसे शिफ्ट करेंगे, ये अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पेडागोजी से ही आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन की आउटकम्स को अचीव कर सके। थिंकिंग क्या है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन के पीछे, कि लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर्स। जितना आप बच्चों को एंगेज करेंगे कई एक्टिविटीज में, वो लर्न बेटर करेंगे। सो दिस इज द थिंकिंग। Students will learn best when they are engrossed in the topic, motivated to seek out new knowledge and skills because they need them to solve the problems at hand. और इसमें टेक्नोलॉजी आपकी बड़ी मदद कर सकती है, आईसीटी वगैरह। अब लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी में जब बच्चों को एंगेज करेंगे तो बेटर एंगेजमेंट विल लीड टू बेटर रिटेंशन ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन। बच्चों को याद रहेगा क्योंकि उन्होंने आप किया होगा। और लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी में कई मेथड्स आ जाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक तरीका है, दूसरे और लर्नर सेंट्रिक मेथड्स हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है, ये बहुत पॉपुलर हो गया है। अब देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के पीछे थिंकिंग क्या है, कि यू लर्न बाय डूइंग। अपने हाथ करो तो फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। डोंट रीड, डोंट लिसन, यू डू योरसेल्फ। मान लो आपने ये करना हो कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होगा कि आप सीड्स को प्लांट करो, उनको देखो कैसे ग्रो करते हैं, और लर्न फ्रॉम द होल प्रोसेस। दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक, बट द बेस्ट इज यू गो टू द जू एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्ट, एंड देयर यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल फील्ड ट्रिप्स करते हैं। फील्ड ट्रिप्स के पीछे थिंकिंग क्या है, कि यू लर्न मोर बाय सीइंग एंड डूइंग। आप मान लो ताजमहल को देखना चाहते हो, बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप आगरा जाके ताजमहल को देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। ऑल दैट कम्स अंडर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके ये फायदे हैं, यू लर्न बाय सीइंग एंड डूइंग, इट मेक्स सब्जेक्ट्स मोर इंटरेस्टिंग, इट एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, आप उस समय पूछ सकते हैं। और जब आप ग्रुप में जाएंगे तो सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। सो यू कैन सी ऑल दिस कम्स अंडर एक्सपीरियंस। आजकल के जमाने में इंटर्नशिप बड़ा पॉपुलर हो गया, ये भी एक तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। इंटर्नशिप के पीछे सोच क्या है, कि जो चीज आपने थ्योरेटिकली पढ़ी है उसको आप वर्किंग एनवायरनमेंट में अप्लाई करके देखें। सो यू आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप between a strictly academic setting and a real workplace environment. That is the reason why internship is becoming very popular. You get to see knowledge in action. और देखिए, ये सारे फायदे हैं इंटर्नशिप के।
वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, कल आप उस लाइन में अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, आपका बायोडेटा इंप्रूव होता है, आपकी नेटवर्किंग हो जाती है, आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल सकता है जो आपको बाद में हेल्प करे, और सबसे बड़ी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था उसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। तभी तो ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि ये एक इक्वेशन बड़ी फेमस है, एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स लर्निंग। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप देख सकते हैं कि हम डूइंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर सोचते हैं। इसी तरह एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ये देखिए, रिटेंशन रेट देखिए, लेक्चर का रिटेंशन रेट 5% है, रीडिंग का 10, ऑडियो विजुअल 20, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का रिटेंशन रेट 75% है। क्योंकि आपने अपने हाथ से किया होता है, आप भूलोगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी लर्नर सेंट्रिक मेथड्स हैं जो कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन को अचीव करने में मदद करेंगे। अब आप देखिए, ट्रेडिशनल लर्निंग क्या है? स्टूडेंट्स आर टोल्ड व्हाट दे नीड टू नो, they will memorize it, and then a problem is assigned to illustrate how to use what they have memorized। ये हम ट्रेडिशनल लर्निंग करते हैं। लेकिन अब आता है लर्नर सेंट्रिक, और सिंपलेस्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसको देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसका क्या मतलब कि आप बच्चों को एक प्रॉब्लम असाइन करो, बच्चों को सोचने दो, उनको आइडेंटिफाई करने दो कि उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, लेट देम लर्न, इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको लर्न करें और उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाँ, अगर कहीं बच्चे रुक जाएं या स्टकअप हो जाएं तो टीचर कैन गाइड देम, बट करेगा हर एक चीज बच्चा है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के पीछे भी यही सोच है। आपने कोई प्रॉब्लम दे दिया, बच्चों ने प्रोजेक्ट कि भाई आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट बनाइए। अब बच्चे हैं 4-5, वो उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, अगर उनको नहीं पता होगा रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, नॉलेज ड्राइव करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेंगे। और जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करें तो तब आप उनसे 50 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो इससे उनकी समझ बढ़ेगी और आपस में वो एक पता चलेगा कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का भी कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस हो गया है। इसके अंदर आता है टीपीएस, थिंक पेयर शेयर। टीपीएस कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट्स को आपने एक क्वेश्चन दिया, बच्चों ने सोचा, हर एक बच्चा सोचेगा, फिर आपने उनको पेयर कर दिया, टीम अप, दो दो बच्चों का सेट बना दिया, हर एक ने कुछ सोचा होगा, वो आपस में एक दूसरे के आइडिया को शेयर करेंगे एंड दे विल कम आउट विद ए बेटर आइडिया। फिर उनको मेक इट ए पार्ट ऑफ ए बिगर ग्रुप शेयर, जहां सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, दे विल डिस्कस ईच अदर्स आइडिया, दे विल क्रिटिकली एग्जामिन, और फिर अल्टीमेटली द बेस्ट आइडिया विल कम आउट। सो दिस इज कॉल्ड टीपीएस स्ट्रेटेजी। इसमें क्लासरूम बिकम्स लाइक ए कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटी। जैसे ये मान लो कुछ प्रॉब्लम है, मैंने वैसे ही बना रहा था तो मैंने एक बनाया। सपोज हम बच्चों को एक ये प्रॉब्लम दे देते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट। मान लो आपने 4 बच्चों को ये प्रोजेक्ट दे दिया कि आप इसके ऊपर वर्क करो। मान लो उनको कुछ नहीं पता, लेट देम रीड, let them go to YouTube, let them go to Google, let them go to Chat GPT, wherever they want to go, let them read what is acid rain, इसके अंदर क्या होता है जिससे बिल्डिंग्स को या एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारा कुछ आपस में डिस्कस करें और फिर रिपोर्ट बनाएं। तो देखिए, इस सारे प्रोसेस से जो लर्निंग होती है ना, वो अनमैचेबल है।
इसी तरीके बाकी भी हैं। हाउ कैन वी क्रिएट ए प्लास्टिक बैग विच इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली? बच्चों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक्स आर ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन। दे शुड नो व्हाई प्लास्टिक्स आर ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाई प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। लेट देम रीड कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और तो मेरा कहने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में ये सारी लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी हेल्प करेगी। आजकल के जमाने में गेमिफिकेशन बड़ा पॉपुलर हो गया, इससे भी आप लर्नर्स को एंगेज कर सकते हैं। थिंकिंग क्या है गेमिफिकेशन के पीछे? कि स्टूडेंट्स will attain greater success if learning is based on gaming concept. What are the gaming concepts? Competition, incentive और goal attainment. तो ऐसी गेम्स बनाई गई हैं जिससे बच्चे प्ले करते हैं और इन द प्रोसेस दे लर्न ऑल्सो। सो टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है। कई ई लर्निंग गेम्स अवेलेबल हैं, जैसे कहूट है, इससे आप क्विज क्वेश्चन बना सकते हैं और फिर यू अर्न क्विक पॉइंट्स। ये गेम्स ही है। ड्यूलिंगो विल हेल्प यू इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज लाइक ए गेम। आप इनको प्ले करो, आप लैंग्वेज को लर्न भी करेंगे और खेलेंगे भी। और प्रोजी विल हेल्प यू इन मैथमेटिकल गेम्स। ये ई लर्निंग गेम्स केमिस्ट्री की हैं, बड़ी पॉपुलर हैं ये। इनमें आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। तो इस लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी में टीचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब अब टीचर का रोल बदल रहा है। टीचर इज नाउ लाइक ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। सी, एक जमाना होता था when teacher was considered to be the only source of knowledge. Not now. Teacher is now a facilitator of learning. और जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं, आप सारे अलग अलग डिसिप्लिन हैं। आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से उनको कंबाइन भी कर सकते हैं फॉर ए बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस। और लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी से बच्चों में एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये एक अचीव होती है। यही आज के जमाने में यही चीजें हैं, यही आउटकम्स होंगी अल्टीमेटली। आउटकम्स कहां से आएंगी? आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम कहते हैं। आउटकम्स का मतलब क्या? सब्जेक्ट की नॉलेज भी टेस्ट हो जाए, स्किल्स भी टेस्ट हो जाए और पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी टेस्ट हो जाए। अब जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है, ये एक आजकल बहुत पॉपुलर हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्पेशली बना है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए। ये दो केमिस्ट्री के स्कूल टीचर थे जिन्होंने ये फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को डेवलप किया था। और अब दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया, हमारे कई कॉलेजों में टीचर्स फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अभी आईआईटी कानपुर को 2000 करोड़ रुपया मिला और आईआईटी आईआईटी कानपुर कह रहा है कि हम फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को बड़े स्केल पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू रिवोल्यूशनाइज लर्निंग। क्यों? ताकि बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आए। फ्लिप क्लासरूम मॉडल वर्क कैसे करता है? टीचर एक वीडियो लेक्चर क्रिएट करेगा किसी भी टॉपिक पे करिकुलम के हिसाब से। मे बी 10 मिनट का आपने वीडियो बनाया, आपने बच्चों के साथ शेयर किया, बच्चों ने घर पे जाके उसको वॉच करना है। जो चीजें समझ आई ठीक है, जो नहीं आई उनके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। जब क्लास में आएंगे, टीचर विल आस्क देम, दैट विल फैसिलिटेट डिस्कशन, स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन और टीचर डिस्कशन को धीरे धीरे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे ले जाएगा। देखिए, ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडिशनल, ये जो बीच में बना हुआ है, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जब भी हम किसी भी चीज को लर्न करते हैं
It starts from remembering, then understanding, and then goes up to creativity. Lower order thinking skill to higher order thinking skill. अब ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम क्या करते हैं, क्लास में बच्चे, टीचर पढ़ाएगा तो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग तो क्लास में हो जाएगी कुछ हद तक, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए कुछ एक्टिविटीज देंगी जो कि बच्चों को आउटसाइड द क्लासरूम करनी पड़ेंगी। ये ट्रेडिशनल मॉडल है। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल क्या है? आउटसाइड द क्लास मतलब कि घर पे आप वो वीडियो लेक्चर देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, सो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग तो घर पे हो जाएगा। लेकिन जब आप क्लास में आएंगे तो बेसिक्स तो आपको पता होंगे। यहां पर टीचर डिस्कशन करके आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे ले जाएगा। ये एक थिंकिंग है, ये एक सोच है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फ्लिप क्लासरूम मॉडल का पता क्या है? कि मान लो बच्चे घर पे जाके देखते ही नहीं वीडियो, क्या करोगे आप? दे आर नॉट मोटिवेटेड, दे बिना देखे ही आ जाते हैं क्लास में। उससे फिर वो मॉडल बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेगा, दैट बिकम्स लेस इफेक्टिव। और दूसरा चैलेंज है कि टीचर्स के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्वालिटी वीडियो डेवलप कर सकें। जैसे केमिस्ट्री में हमने डेवलप करी थी एक टाइम पे कॉमन मिसकंसेप्शंस इन केमिस्ट्री, छोटी छोटी वीडियोस। तो ये एक टीचर की कैपेबिलिटी भी तो मैटर करती है। और फिर टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि इस नए मॉडल को कैसे एम्ब्रेस किया जाए और बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक कैसे लिया जाए। इवन आज के जमाने में असेसमेंट भी बहुत जरूरी हो गया। आप कैसा एग्जाम बनाते हैं उसमें भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को टेस्ट करना जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो कहती है ना, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द कल्चर ऑफ असेसमेंट बिकॉज असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। जिस तरीके आप असेसमेंट करोगे बच्चे वैसे ही लर्न करना शुरू कर देंगे। सो दिस कैन बी ए गुड वे टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। दैट इज व्हाई इट इज सेड असेसमेंट प्रोसेस शुड बी मेड मोर साइंटिफिक, ताकि बच्चों में ये स्किल्स आ सकें, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आज के जमाने में ये कहा जाता है कि हमें वैसे क्वेश्चन सेट करने चाहिए जो रोट लर्निंग को डिस्करेज करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करें, थिंकिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करें, जो रियल लाइफ सिचुएशन या अनफेमिलियर सिचुएशन के साथ डील करें और जो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को एनहांस करें। ऐसे क्वेश्चन सेट करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। हम कई बार पिछले 5 सालों के पेपर लेके नया पेपर तैयार कर देते हैं, दैट विल नॉट वर्क। तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे सिस्टम में। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए मैं ये बना रहा था, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दिस इज स्टेम, दिस इज कॉल्ड द थिंकिंग स्किल। फिर 4 ऑप्शंस हैं, एक करेक्ट है, बाकी डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब ये जो स्टेम है इसको बनाना ही एक चैलेंज हो जाता है। अब जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये तो रिकॉल है, मेमोरी में आना चाहिए, तो ये तो लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल को टेस्ट करेगा। लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन बनाना बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए। डिजाइनिंग एमसीक्यू विद फोकस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज अ बिग चैलेंज। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने बनाया स्पेशली, इसको सोचिए जरा, ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का ही रखा है और इसके मैंने एमसीक्यू बनाए हैं डिफरेंट थिंकिंग स्किल के। जैसे ये सबसे लोएस्ट थिंकिंग स्किल है, रिमेंबरिंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो हर कोई जानता है और सबसे सिंपल है, ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर दिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स
वाई वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हायर ऑल्टीट्यूड। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई आपकी। अब ये थोड़ा मुश्किल है सेट करना। उससे ऊपर आ जाता है एप्लीकेशन। If you are at the top of a mountain where the atmospheric pressure is 0.8 atmosphere, what is likely to happen to the boiling point of water? So ये आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है। तो ये क्वेश्चन सेट करना और डिफिकल्ट है। फिर एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द मोस्ट, ये ऑप्शन दिए हैं, ये और डिफिकल्ट। फिर इवेल्युएशन, a chef claims that adding salt to water will raise its boiling point. Evaluate whether this is correct or not, true or false. So this comes your evaluating ability, analysis ability. और सबसे difficult, topmost creativity, highest order thinking skill is this. If you were to design a pressure cooker to boil water faster, which modification would you suggest? Now, this is a new idea. So you see, concept is boiling point of water, but different levels of questions can be set. This was my article about flipped classroom in newspaper. This was in Education Times of the Times of India. And this is our article on flipped classroom, a research article. So ladies and gentlemen, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप आज के बच्चों को वैसे ही पढ़ाओगे जैसे कल के बच्चों को पढ़ाया, तो then we are robbing them of tomorrow. You will have to change. We have to focus on outcomes. अब शिफ्ट कैसे करें? एक मैंने थोड़ा सा एक बना, मैं 5-10 मिनट और लूंगा। थोड़ा गलती तो हुई, मुझे फिनिश करना चाहिए था, बट आई जस्ट वांट टू फिनिश। अब कैसे हम शिफ्ट करें टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक? सारे टीचर्स टीचर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। आप कई सालों तक आपको भी वैसे ही पढ़ाया गया है। अब शिफ्ट कैसे करें? इसको शिफ्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट, कि आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। टीचर सेंट्रिक में क्या होता है, वो टीचर बड़ा अच्छा गिना जाता है जो हर एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है। अब वो जरूरत नहीं है। अब आपको स्टूडेंट्स को हेल्प करना है टू डिस्कवर एंड लर्न बाय डूइंग। यू हैव टू एंगेज देम। तो ये एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट होना चाहिए। इसके लिए आप मेंटली तैयार होइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर दो क्लासरूम में। आप 50 मिनट की मान लो क्लास लेते हो, 25 मिनट तक तो वैसे ही पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट को पढ़ाओ जैसे आप पढ़ाते थे। बाकी जो 25 मिनट है उसमें किसी स्टूडेंट्स को एक छोटी मोटी एक्टिविटी दे दो जिससे वो एंगेज हो जाएं, उनको पता चले कि भाई उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर छोटे छोटे लर्निंग टेक्निक्स ऐड कर सकते हो। यू डोंट नीड बिग बिग टेक्नोलॉजी टू बी लर्नर सेंट्रिक। मैंने आपको बताया था थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटेजी। कोई क्वेश्चन पूछो, लेट स्टूडेंट थिंक, लेट देम डिस्कस इन पेयर, शेयर विद द क्लास। क्विक पोल्स कर सकते हो किसी भी चीज पे। रेज योर हैंड फॉर यस और नो ऑप्शंस। जो यस कहेंगे फिर आप पूछ सकते हो कि तुमने यस क्यों कहा। जो नो कहेगा आप पूछो कि नो। इससे क्या होगा कि बच्चे अलर्ट होंगे, एंगेज हो जाएंगे। यू कैन आस्क देम इवन व्हाट वाज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ माय टुडेज लेसन। जो भी लिखेंगे कम से कम बताएंगे तो सहेंगे कि क्यों कंफ्यूजिंग था। आप अपने बोर्ड को भी क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। इवन विद द चॉक एंड टॉक मेथड यू कैन बी इंटरेक्टिव। कैसे? आप स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे बुला सकते हो, इसको सॉल्व करो, इसको एक्सप्लेन करो। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट मैप बनाया और बीच में कुछ गैप दे दिया तो पूछ सकते हो कि भाई इसके बाद क्या आएगा। तो इस तरीके धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हो। असेसमेंट कर सकते हो। आपको एंड टर्म एग्जाम के लिए वेट नहीं करना। हर हफ्ते क्लास में आप छोटे छोटे क्विजेस कर सकते हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, ओरल समरीज कह सकते हो, बच्चों को एक्सप्लेन करें। और हजारों चीजें हैं जो आप अपने लेवल पे भी सोच सकते हो, उनको एंगेज करना है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी में इतने फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स आ गए हैं। ये सारे टूल्स हैं, किसी एक को देख के सर्च करो, आपको कितनी मदद मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है
कि लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी का मतलब ये नहीं है कि जो आप पहले पढ़ा रहे थे वो सारा गलत था. नो नो नो, नॉट दैट. You have to build on that with new methods which make learning more meaningful and joyful for the student. ये इंपॉर्टेंट है. इससे आप आउटकम्स अचीव करोगे. और आखिर में मैं बस 3-4 मिनट में मैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स का भी बताऊंगा, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. आप किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो, माइंडसेट कैसा है, थिंकिंग कैसी है. और ये तीनों चीजें मैंने बताई थी, नॉलेज, स्किल्स. अब मैं थोड़ा सा पर्सनैलिटी के ऊपर बताता हूं. पर्सनैलिटी का मतलब है सेट ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल. पर्सनैलिटी का मतलब लुक्स नहीं है. और पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको देखिए. 87% ऑफ ऑल पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटी बट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी. कभी आपने सोचा है कि आप जिस जगह काम करते हो वहां आप अगर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वन रीजन. कई भी हम अपनी गलती तो मानते ही नहीं है. तो इसलिए मैं आपको कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएंगे. और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज होंगी तो आप आउटकम्स को भी अचीव कर सकते हैं. बहुत कुछ तो नहीं, बट बड़ी क्विकली मैं बताऊंगा एंड देन आई विल फिनिश इट. एक मेरी एडवाइस ये है, दुनिया में कहीं भी पहुंचो या ना पहुंचो, बट ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. लिखा है ना कोट, देखिए. वह बुलंदियां भी किस काम की जब इंसान आगे बढ़े और इंसानियत पीछे रह जाए. डोंट डू दैट. बी काइंड, एम्पैथेटिक, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, कंपैशनेट एंड सेल्फलेस. वी आर ऑल ह्यूमंस, बट गुड ह्यूमंस आर वेरी फ्यू. देन सेल्फ बिलीफ एक बड़ी क्वालिटी है, हर एक में होनी चाहिए. Look at the quote. A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not in the branch but in her own wings. Self confidence जो होता है, it may not give you success but it gives you power to face the challenges of life. फिर प्रोएक्टिव होना सीखिए लाइफ में. If you are proactive, you focus on preparing. If you are reactive, you end up focusing on repairing. Proactive people are able to take initiative. They are able to make choices and hence they are able to control outcomes. Excellence. आज के जमाने में to be good is no longer enough. Excellence should be your keyword. किसी भी लाइन में जाओ, टॉप पे पहुंचो. टीचर बनो, आउटस्टैंडिंग. रिसर्चर बनो, आउटस्टैंडिंग. लेकिन आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. A penguin can never be a giraffe, so try to be the best penguin you can be. Then self-discipline. This is the most important thing I want everybody to keep it in mind. Mindset. ये कहा जाता है कि you don't have the problem, you are the problem. Your mindset is the problem. इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मास्टरी ओवर योर थॉट. यू आर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग. अपने विचारों पे कंट्रोल करना सीखो. अगर उनको कंट्रोल कर लिया तो आपने जिंदगी की हर एक चीज को कंट्रोल कर लिया. माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, ब्रेन एक ऑर्गन होता है. माइंड इज लाइक ए सॉफ्टवेयर विच थ्रू प्रैक्टिस यू कैन कंट्रोल. वो कहते हैं ना कि स्वर्ग भी तू है, नर्क भी तू है, इन दोनों का फर्क भी तू. देन रिस्क टेकर भी बनिए. बी प्रिपेयर टू लूज बैटल्स इफ यू वांट टू विन द वॉर. टेक रिस्क इन लाइफ. दैट विल मेक यू वेरी स्ट्रांग. रिजिलियंट भी होइए. कभी फेलियर हो जाए, सेटबैक आ जाए तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू शुड बाउंस बैक. ये सारी चीजें आउटकम्स का हिस्सा भी बनेंगी. कहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है. ओके, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ. देन ओवरकम फियर ऑफ फेलियर. बिकॉज वो एक बार बिल गेट्स ने कहा था ना, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर देन यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल. योर एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड आफ्टर फेलियर.
वरी, एक वरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर एक में। Worry is a misuse of your imagination. You suffer more in imagination than in reality. Please worry only about the things which are in your control. What is in your control? Your attitude, your focus, your effort. That's all. दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है. Why to worry about that? And then never become arrogant in life. जितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंचो, लेकिन एरोगेंट कभी मत बनिए. वो सुना है ना ये कोट, देख, day of the rest of your life. Therefore, this is my most important tip to you. Live in the moment. The present moment is the door to all moments. ये कोट देखिए कैसा है. अच्छा, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया. So, ladies and gentlemen, there is a powerful driving force inside every human being, which once unleashed can make any vision, dream, desire a reality. आपके अंदर भी ये ड्राइविंग फोर्स है, उसको अनलीश करिए, और फिर आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदमों पे होगा. जितना भी मैंने आज आपको बताया है, नॉलेज पे फोकस करिए, स्किल्स पे फोकस करिए, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे फोकस करिए. इन तीनों से मिलके जो आउटकम्स बनेंगे, वही तो हमने अचीव करने हैं इन आउटकम बेस्ड एजुकेशन. सो दिस इज द लास्ट स्लाइड. मंजिलें कितनी भी ऊंची हों,